हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक दफा फिर सर उठा रही है और इसका सबसे ज्यादा निशाना इस वक्त बलूचिस्तान है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हो चुके हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक संगीन चैलेंजेस हमें उसकी निशानदही कर रहे हैं। गुज़श्ता शब बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगोर में दहशतगर्दों ने FC के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए जिनका सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। ISPR के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 13 शिद्दत पसंद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि पंजगोर में अभी भी 4 से 5 शिद्दत पसंद जो हैं वो उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में ले रखा है। इस हमले के दौरान 7 सिक्योरिटी एहलकारों की भी शहादत हुई है। गुज़श्ता रात होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि दहशतगर्द और उनके हैंडलर्स इंडिया और अफगानिस्तान में राब्तों में थे। कुछ ऐसा ही इंकशाफ बलूचिस्तान के मुशीर दाखिला मीर जाद लांगो ने भी किया। दूसरी जानिब इमरान खान ने बलूचिस्तान में हमलों को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी अजीम कुर्बानियों का एतराफ किया, लेकिन खुद इमरान खान इस वक्त चीन के दौरे पर है। आपको ये याद दिलाते चले कि इस हमले से सिर्फ एक हफ्ते पहले भी बलूचिस्तान के इलाके केश में 25 और 26 जनवरी की शब दहशतगर्दों ने एक चेक पोस्ट पर हमला किया था जिसमें 11 फौजी जो थे वो शहीद हो गए थे। इस हमले के 2 दिन बाद डेरा बुगती के इलाके सुई में 2 बम धमाके हुए जिसमें बुगती कबीले के एक बुजुर्ग समेत लेविस फोर्स के 3 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले दोबारा बढ़ने से अमन अमान से मुतालिक अवामी खदशात भी बढ़ रहे हैं। ये बहस छिड़ चुकी है कि आया मुस्तकबिल में ऐसे हमलों में इजाफा तो नहीं हो जाएगा। इन खदशात को मजीद तकवीत उस वक्त मिली जब गुज़श्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहा था कि आने वाले महीनों में ये कार्रवाइयां जो हैं शिदत पसंदी की, दहशतगर्दी की, ये बढ़ चुकी हैं। ये मंजर कशी इसलिए भी हकीकी और तशवीशनाक लग रही है नाज़रीन क्योंकि इन हमलों में तवातुर से तेजी देखने में आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2020 के मुकाबले में 2021 में दहशतगर्दाना हमलों में 54% इजाफा हुआ। 3 हमलों में 395 अफराद जाम बाक हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक इन हमलों में 186 सिविलियन जबकि 192 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में 188 शिद्दत पसंद भी हलाक हुए। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा हमले हुए जहां 104 हमलों में 177 अफराद हलाक हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन वाक़यात में इजाफे को अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुई ताकत से भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाक़यात गुज़श्ता साल अगस्त में हुए जब तालिबान काबुल पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। सिर्फ उसी माह पाकिस्तान में 45 हमलों में 64 अफराद जाम बाक हुए थे, जिसके बाद तालिबान के ताउन से पाकिस्तान ने TTP से जंगबंदी का मुआहदा किया जिसके कुछ मजबूत नताइज आए, लेकिन इस मुआहदे में तोसी ना हो सकी, सीज फायर खत्म हो गया। ज्यादा तशवीश की बात यह है कि इस मुआहदे के खात्मे के बाद TTP की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस बलूचिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंदों और उनके स्लीपर जो सेल्स है उनको इंगेज किया जा रहा है। आज का हमला तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल किया, लेकिन गुज़श्ता माह लाहौर के अनारकली बाजार में होने वाले हमले की जिम्मेदारी कलदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी नामी तंजीम ने कबूल की थी। यह सूरत हाल कितनी खतरनाक है और हुकूमत शिदत पसंदी से निमटने के लिए क्या करेगी, इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जाद लांगो खुद मौजूद हैं। जाद लांगो साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जो ऑपरेशन जारी था जिसमें पंजगोर के बारे में कहा गया कि 4-5 शिदत पसंद छुप गए थे, क्या वो ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और मजमूई सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल भाई, जिस तरह आपको पता है हम फवक्तन अपनी कौम को आगाह भी करते रहे हैं कि 20 सालों से बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही है, हिंदुस्तान उसमें बराह रास्त मुलव्विस है और मिलियन ऑफ डॉलर वो खर्चा कर रहा है हमारे मुल्क में और सूबे में बदअमनी फैलाने के लिए। वक्तन फवक्तन वो ऐसी चीजों को हमारे लोगों को, किसी को अलहदगी पसंद के नाम पर इस्तेमाल करता है, किसी को मजहब के नाम पर इस्तेमाल करता है ताकि वो मुस्तकबिल पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का
جو سی پیک سے وابستہ ہے, جو گوادر پورٹ سے وابستہ ہے, جو پاک چین دوستی سے وابستہ ہے, اس کو بد اعتمادی کا اور دہشت گردی کا شکار بنایا جائے. لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اور عوام نے ابھی تک 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک میں دشمن کے وہ عزائم جو وہ ارادے رکھتا تھا ہمارے ملک کے بارے میں, الحمدللہ ان کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے. لیکن وہ بھی دشمن کے ساتھ, جس طرح میں نے کہا, ہمارے کچھ اپنے لوگ بھی بکے ہوئے ہیں, ان کی مدد سے ایسی کارروائیاں وہ اکثر کرتے ہیں جس میں ہمارے فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. رات کو بھی انہوں نے ایسی چیز کا اپنا فائدہ اٹھایا اور اپنے لوگوں کو ہی استعمال کیا, اور کوئی 8:30 بجے قریب پنجگور کے ایف سی کیمپ میں اور نوشکی کے ایف سی کیمپ میں حملہ کیا, جس میں وہ بہت بڑی تباہی کرنے کا سوچ رہے تھے. لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بروقت جواب دیا. اچھا زالانگو صاحب, بڑی شدت رات کے یہ 2 حملے ہوئے اور آپ کو یاد دلاتے چلے کہ 25-26 جنوری کو کیچ میں چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, 11 جوان شہید ہوئے. ان حملوں میں بڑی تیزی آ رہی ہے. کیا ان حملوں کی پیشگی اطلاع آپ کے پاس تھی؟ کیونکہ کیچ پر اتنا بڑا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے. کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں؟ کچھ اطلاعات نہیں تھی آپ کے بعد؟ دیکھیں, ہمارے ان کی جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے پاس ان کی معلومات بھی آتے ہیں, ان کی جو ہے عزائم کا بھی ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. لیکن آج کل ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کو پتہ ہے نشانے پر ہے, لیکن سیکیورٹی فورسز کی سب سے پہلی اور گورنمنٹ کی سب سے پہلی پریورٹی ہوتی ہے ہماری عوام. تو عوام کے اوپر جو تھریٹس آ جاتے ہیں ان کو سیکیور دیکھ کر وہاں حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ جہاں سیکیورٹی فورسز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جا کر حملہ کرتے ہیں, جس کا دیکھ اس ماحول میں, دہشت گردی کے ماحول میں, جہاں سے انڈیا ان کے بیک پر فل کھڑا ہوا ہے, ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور وہاں کے ہمارے کچھ لوکلز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو کبھی کبھار اگر ہمارے ان حالات میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہو جاتا ہے اور سیکیورٹی فورسز اپنی جان پر کھیل کر ان کے حملے کو ناکام بناتے ہیں, تو میرے خیال میں اس موقع پر ہم نے سیکیورٹی فورسز اپنے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینا ہے. بالکل ساتھ بھی دینا ہے, پیچھے بھی کھڑا ہونا ہے. لیکن ان حملوں کو آپ لوگ لانگو صاحب جوڑ رہے ہیں افغانستان سے کہ وہاں پر محفوظ پناہ گاہیں ہیں, انڈیا بھی وہاں ان کو مدد دے رہا ہے. لیکن افغانستان میں اب طالبان کی حکومت ہے اور طالبان کے ساتھ پاکستان کے اچھے ریلیشنز بھی ہیں, لیکن ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ طالبان کے آنے سے ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے؟ اسٹیٹسٹکس بھی یہی بتا رہے ہیں. دیکھیں, افغانستان کی سرزمین پچھلے 20 سال سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو اس کا جو ہے وقتاً فوقتاً انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی کہا گیا ہے اور افغانستان حکومت سے بھی کہا گیا تھا, لیکن افغانستان حکومت کا رویہ افسوسناک تھا اور وہ بالکل ہی اس معاملے میں تعاون کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. لیکن جب ظاہر افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, ہم ایک دوسرے کے مفادات جڑے ہوئے ہیں, جب وہاں ان کے ایک اندرونی معاملات تھے, انہوں نے اندرونی فیصلہ کر کے اپنی نئی حکومت بنائی, نئے لوگوں کے ساتھ لائے, تو اس کے ساتھ ہم ایک ہمسائے کے ہونے کے ناطے رابطے ضرور ہمیں رکھنے ہوتے, چاہے ان کو جس کی بھی حکومت ہو. تو اس سلسلے میں جو ہماری باتیں طالبان سے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی باتیں کی تھرو جو باتیں چل رہی تھی, اس سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ابھی افغانستان کے حالات, سرزمین جو ہے وہ بلوچستان کے لیے یا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور کافی یقین دہانی کی گئی. تو ہم بھی پر امید تھے, لیکن تاحال اس میں سمجھتا ہوں اس کی سرزمین میں شاید کمی آئی ہو کہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو رہا ہے, لیکن وہ استعمال ختم نہیں ہوا ہے. اچھا, یہ جتنے بھی شدت پسند کل رات سے مارے گئے ہیں, کیا وہ بلوچ ہیں, سارے پاکستانی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پچھلے 6-7 ماہ میں بلوچ نوجوانوں کو ریکروٹ کرنے کی جو حکمت عملی شدت پسند تنظیموں کی ہے, اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پولیٹیکل لوگوں کا بہت بڑا ایک وہ کردار رہا ہے ان نوجوانوں کو پہاڑوں میں بھیجنے میں. ہم جو ہے جمہوری سیاست کو پروان چڑھائیں, جمہوری طریقے سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. ہم اسمبلیوں میں ہمیں ہمارے عوام بیچتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم جمہوری سیاست کرنے کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو نوجوانوں کی ایسی حرکتوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ینگ بلڈ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو ضرور
उसमें कुछ नौजवान उसमें आ जाते हैं और वो फिर गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि इस टाइम जो है एक क्लियर कट एक लाइन खींचना चाहिए कि हमारे नौजवान यहाँ आ जाएं या तालीम हासिल करें, पाकिस्तान की खिदमत करें या दहशतगर्दी की तरफ जाएं। हमारी पॉलिसी बिल्कुल एक नहीं है। हमें अपने पॉलिटिकल मुफादात के लिए जब नौजवानों को पहाड़ पर भेजने की बात होती है तो हम उनको पहाड़ भेजने की तकलीफ करते हैं। जब हम इख्तियार में आके उनके लिए जॉब्स और रोजगार की बात करते हैं उस वक्त हम इस मुफादात को उनके जज्बात के साथ खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा किरदार। ज़िया लांगो साहब, जितने शिद्दत पसंद दहशतगर्द हलाक हुए, मैं फिर एक सवाल रिपीट कर दूंगा, क्या वो सारे बलोच थे, पाकिस्तानी थे? देखें, अभी तक सारी चीजें क्लियरेंस की तरफ चल रही हैं। अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए चीजें भेजी गई हैं, चीजें देखी जा रही हैं। बलोच नौजवान इसमें जरूर हैं, लेकिन अभी तक सबके बारे में आत्मी क्लियरेंस में आपको क्लियर नहीं बता सकता कि सारे यहाँ के हैं या कोई बाहर का। और क्या दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बलोच नौजवानों की रिक्रूटमेंट में इजाफा देखने में आया? मैं समझता हूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है और अभी वजीर आला साहब का जो विजन है नौजवानों के हवाले से, मैं समझता हूँ कि नौजवानों को भी पता चल चुका है, नौजवानों को अच्छी तरह वो अंदाजा है कि यही हमारा मुल्क है, इधर ही हमारा जीना है, इधर ही हमारा मरना है। कुछ ऐसे नौजवान हैं जो शायद कई अरसे से इस चीजों से मुंसलिक है और अभी भी जा सकते हैं। उनको भी इंशाअल्लाह अगर हमारे जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की जारी रही और यही तरक्याती काम जारी रहे और यही बलूचिस्तान के हवाले से मामला चले तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जो हमारे कुछ गुमराह नौजवान हैं उनको भी पता चल जाएगा और वो अपने हथियार फेंक कर आकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। थे मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो हमारे साथ मौजूद थे और जो ताज़ा तरीन वहाँ पे सूरत हाल है बलूचिस्तान की इस वक्त, उस पर तफसीली उनसे गुफ्तगू हुई। इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए, किस तरह देख रहे हैं आप उसको, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चीन चले गए हैं, एकदम से यहाँ ये सब कुछ हो गया। ओवर टू यू। देखें, टीटीपी से मज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और टीटीपी जो है जो शराइत रखना चाहती थी वो काबिल कबूल नहीं है। तालिबान ने उनको समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकला। बेसिकली टीटीपी को जो है वो इंडिया की अभी भी सपोर्ट हासिल है और दहशतगर्दी में इस लास्ट नए साल में इजाफा हुआ है। हमने उनके 2 दहशतगर्द इस्लामाबाद में भी मारे हैं टीटीपी के, और 9 दहशतगर्द जो है नौशकी में हलाक हुए हैं और 4 से 5 जो हैं वो पंजोर में हलाक हुए हैं। अभी एक बिल्डिंग में वो घुसे हुए हैं, 4 से 5 लोग हैं, उनको घेरे में लिया हुआ है और गेटों पे उन्होंने पहले धमाका किया, फिर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की है, जिसे पाक फौज की जवानों ने अपनी जान के नजराने पेश करके उनका रास्ता रोका है। और अभी हमने नौशकी में नेट सर्विस बंद की है क्योंकि उसको 5 जो लोग हैं घर में घुसे हुए हैं वो पीछे राब्ते में हैं और वो अफगानिस्तान से अपने टीटीपी के साथ और इंडिया के साथ दोनों तरफ राब्तों में है और पाक फौज इंशाअल्लाह ताला 1 आधे घंटे में इनको भी खत्म कर देगी जो एक बिल्डिंग पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ। शेख साहब, गुज़श्ता हफ्ते आपने कहा था कि आने वाले 2 महीने काफ़ी ख़तरनाक है हमारे लिए और इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। हमारी क़यादत को इस बात का अंदाज़ा है होने वाला है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या इक़दामात अभी तक हुए हैं? क्या अभी चाइना भी वो गए हैं, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि टीटीपी है वहाँ पे, तो क्या अफगान तालिबान पर असर रसूख के लिए चीन के जरिए भी प्रेशर डलवाया जा सकता है? देखिए, तालिबान से हमारे तल्लुकात सबसे अच्छे हैं ताकि कोई हर दूसरा आदमी जो है
وہ یہ جانتا ہے کہ طالبان کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. چین کے اگر کوئی مثال ہے تو وہ انگور اڈا کی طرف ہیں, ادھر ہیں یوگر کی طرف, جو کہ سنکیانگ کے مسئلے میں کچھ لوگ جو ہیں, لیکن وہ بھی طالبان نے چین کو گارنٹی دیا کہ ان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک. اور چین بھی طالبان کے مسئلے میں مطمئن ہے, اور پاکستان سے طالبان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ امداد جاری ہو. کچھ تنخواہوں کے لیے کل پابندی ختم ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں انسانی جو ہمدردی کے طور پر ان کی امداد بحال ہو, لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ مسئلہ طے نہیں ہو پایا. اس لیے ٹی ٹی پی میں جو مختلف گروپ ہیں, کوئی ایک گروپ نہیں ہے. کنڑ میں اور نگہار میں اور نورستان میں اور پکتیا میں اور خوست میں یہ لوگ ہیں, اور وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری پاک فوج جو ہے وہ بہتر طریقے سے نپٹ رہی ہے. لیکن شیخ صاحب یہ سارے کام ٹی ٹی پی کر رہی ہے. کوئٹہ بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں بلوچستان لبریشن آرمی اور ان کے دھڑے جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں, وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں. تو آپ ٹی ٹی پی کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں, تو کیا مطلب کیا یہ ایک نیکسس ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. ٹی ٹی پی تو ایک الگ اینٹیٹی ہے, یہ لوگ الگ ہیں. بی این اے نے ابھی بی کیو اے اور بی آر اے سے مل کر ایک بی این اے بنائی ہے 11 جنوری کو. اچھا. اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دہشت گردی کے واقعات میں تعاون کرتے ہیں, لیکن ہم ان سے نبٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ختم کر دیں گے. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ عمران خان نے افغانستان کے معاملے میں ہمیشہ یہ بات کی کہ مذاکرات سے معاملات حل کریں. کیا ٹی ٹی پی سے پاکستان کے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں؟ دروازہ جس طرح آپ نے کہا دروازہ بند ہو چکا ہے ان کے لیے مکمل؟ راستے تو بند نہیں ہیں, لیکن کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. وہ بات آگے بڑھی نہیں ہے. جو بات جس چل رہی تھی اس میں کوئی جان نہیں ہے, لیکن دروازے بند نہیں ہیں بات چیت کے. ٹھیک. شیخ رشید احمد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت بریک کا, جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین پر بات کریں گے. سینئر جو سیاستدان ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان وزراء کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر چین جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور ان کا یہ دورہ چین ان کی باضابطہ جو دعوت ہے وہ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے ہے. لیکن اس دورے کی اہمیت کھیلوں سے کے اس ایونٹ سے بڑھ کر ہے, جو عالمی خارجہ امور ہیں, پاکستان کے اقتصادی معاملات ہیں, خطے کی سیکیورٹی اور ترقی کے گرد یہ پورا دورہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے. جب دنیا کی بڑی طاقتوں نے چین پر انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کا الزام لگا کر سرمائی اولمپکس کا بائیکاٹ کیا, عمران خان ایک ایسے وقت میں جا رہے ہیں, لیکن پاکستان اس بار بھی اپنی دوستی کا حق پوری طرح جتا رہا ہے. دوسری جانب حکومتی وزراء کے مطابق اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ لگ بھگ 2 سال بعد کسی عالمی رہنما سے ملیں گے, اور وہ عالمی رہنما عمران خان ہوں گے, یہ کہنا ہے فواد چودھری کا. لیکن چینی صدر جو ہیں وہ صرف عمران خان سے نہیں بلکہ 1 درجن سے زیادہ عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے, جن میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی شامل ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اس دورے کے لیے بھرپور تیاری بھی اس نے کی ہے, اور جس کے لیے 21 مختلف جو شعبہ جات ہیں اس کی نشاندہی ہوئی ہے, جس پر وزیراعظم چینی قیادت سے گفتگو کریں گے. خیال رہے کہ آپ تاثر یہ ہے کہ 3 سال پہلے پی ٹی آئی کی اقتدار میں آنے کے بعد سے سی پیک پر کام سست روی کا شکار ہے. گزشتہ سال داسو میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس میں چینی کارکنان کی ہلاکت ہوئی. سی پیک کی سست روی ایک الگ معاملہ ہے, اس کی وجہ سے چین اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری آ گئی تھی, لیکن حکومت اس تاثر کو مسترد بھی کرتی ہے. عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ حکومت نے سی پیک کی توجہ سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے سے بدل کر توانائی اور زراعت اور صنعتوں پر مبذول کرا دی ہے. لیکن عالمی امور کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق اس دورے کا مقصد بیجنگ کے سی پیک اور پاکستان میں چینی کارکنان کے تحفظ سے متعلق خدشات دور کرنا اور پڑوسی ممالک کے دوستانہ تعلقات کے تاثر کو قائم رکھنے کی بھی کوشش ہے. سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان چین سے $3 ارب قرضہ لینے کی بھی کوشش کرے گا. دوسری جانب عمران خان کے اس دورے کی اہمیت اور پاک چین تعلقات کی سنگن امریکہ اور بھارت تک جو ہے وہ سنی جا رہی
रही है। इंडिया में तो अपोजिशन जमात मोदी हो अपनी खारजा पॉलिसी से इंडिया का मजीद तनाव न और पाकिस्तान चीन को मजीद करीब लाने का जिम्मेदार भी करार दे रही है। अब पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से भी सवाल हुआ, उनका जवाब सुन लें। और नाज़रीन, इस दौरे की अहमियत को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से भी जोड़ा जा रहा है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब चीन में है, दौरे को अहम समझा जा रहा है, लेकिन अहम सवाल यह है कि जिस तरह अमरीका और कुछ मगरबी ममालिक ने सरमाई ओलंपिक्स का बायकॉट किया, उससे क्या ये मैसेज नहीं जाता कि अब हम अमेरिका और चीन के दरमियान तो वैसे ही फंसे हुए हैं और अब हम खुलकर चीन के कैंप के साथ अब खड़े हो गए हैं? क्या आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला था? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और कोई ऐसा नॉट एट ऑल, देयर इज नो सच मैसेज कि हम एक तरफ लाइन हो रहे हैं। जो 32 गए हैं उनमें कौन कौन है? कतर के अमीर, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है, सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जहां अमेरिकन अड्डे हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, जहां अमेरिका के अड्डे हैं। जनरल अब्दुल फतेह सीसी सदर हैं मिस्र के, जहां अमेरिका के सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है मिडिल ईस्ट की। तो ये जो अमेरिका के दरीना दोस्त हैं जिनकी कुर्बत है वो पहुंचे हुए हैं, तो हमारे जाने से क्या होगा जी? बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि ये जो बॉयकॉट जो किया है चंद ममालिक ने, आप देखें ना, ग्रीस भी जा रहा है, पोलैंड भी गया है, सर्बिया भी गया है, वेस्ट ममालिक शामिल हो रहे हैं। वो पॉलिटिकल बॉयकॉट था, उसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से बिल्कुल नहीं था। और हमारी तो एक दरीना सोच रही है कि हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होने देंगे, तो इसलिए हमने रिजेक्ट किया। जब हिंदुस्तान भी ये काम करता है हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं कि व्हाई डू दे मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, कि हमने टूर नहीं करना, हमने क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ। तो हमने सही पोजीशन ली है। इट इज अ करेक्ट डिसीजन, इट इज अ राइट डिसीजन, इट इज द प्रिंसिपल डिसीजन, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका के हमारे ताल्लुक। मुशाहिद साहब, दो चीजें हैं। एक तो दहशतगर्दी के वाकयात में पाकिस्तान में इजाफा हुआ, जिसका निशाना जो है वो चीनी सरमायाकार और लोग भी बने, जिससे थोड़े बहुत ताल्लुकात से हमें लग रहा था कि चीन नाराज है इसकी वजह से। दूसरी वजह यह है कि सी पैक पर काम की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी और जाहिर है पीटीआई की हुकूमत 3.5 साल में उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कम कर पाई। इन दोनों पॉइंट्स के तनाजुर में इस दौरे की क्या अहमियत है? देखिए जी, ये जो सीपेक के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि पहले शुरू में इन्होंने जो कुछ नादान वज़ूरा थे इनके, जिन्होंने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, गलत बयान दिए सीपेक के बारे में, उससे गड़बड़ हुई थोड़ी सी। फिर कोविड भी आ गया, फिर जो हमारी सिस्टम में एक रवायती नालायकी है या लाल फीता खेल है, उसकी वजह से हुआ और इन्होंने पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं ली। लेकिन नाउ दैट इज बिहाइंड अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। इससे नंबर 1 जो है, हमने चाइना के साथ यकजहती का इजहार किया है कि हम ओलंपिक्स में उनके साथ खड़े हैं और हम बॉयकॉट को रिजेक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो हाईएस्ट लेवल पर जो इंटरेक्शन होगा उनके प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो 2 साल के बाद रिकनेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सीपैक की सेकंड फेज है, पहला फेज इट्स अ सक्सेस स्टोरी, कामयाब हो चुका है, जो माजी पीएमएलएन के दौर में शुरू हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी वगैरह। अब सेकंड फेज के लिए हम तैयार हैं, उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसका कोर है रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो उसके लिए ये तैयार है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फ्यूचर है और जो हमारा, जो हम कहते हैं रोशन मुस्तकबिल है हमारे अवाम का, इन टर्म्स ऑफ रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, जनरेशन ऑफ जॉब्स, रीजनल कनेक्टिविटी, ये दौरा बड़ा है। अच्छा मुशाहिद साहब, आपने चीनी सनतों की रिलोकेशन की पाकिस्तान में बात की, बड़ा अहम ये इकदाम होगा, लेकिन मौजूदा हालात अगर पाकिस्तान के देखें तो यहाँ पर एनर्जी का बुरान हमें दिख रहा है, गैस नापैद होती जा रही है, मजीद होगी, बिजली की कीमतें आप देख ले। अच्छा, और फिर खित्ते के तनाजुर में देखें तो सिक्योरिटी के इशूज भी हैं। ये चीन के लिए कितने बड़े कंसर्न्स हैं, खास तौर पर जब वो चीनी सनतों की रिलोकेशन का फैसला कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें उनके जहन में तो होंगी। देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट इशू इसमें है, और आपने अच्छी निशानदेही की, वो है एनेबलिंग एनवायरनमेंट। जी, एनेबलिंग एनवायरनमेंट से क्या मुराद होती है? आप रिलोकेट करते हैं, आपको मार्केट एक्सेस होना चाहिए, आपका गैस और बिजली सप्लाईज होने चाहिए, आपके पास वर्कफोर्स होने चाहिए जो रीजनेबली ट्रेंड हो, और आपके पास एक सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए। यही है ना जी, बेसिकली कोई रॉकेट साइंस। अब रशियाई में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, उसमें एक चाइनीज कंपनी आई, सेंचुरी स्टील,
उन्होंने कहा उनको अब 6 महीने हो गए हैं, अभी तक सुई गैस कनेक्शन नहीं मिला। फिर आपने देखा अल्लामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो फैसलाबाद में होगी, उसमें चाइनीज कंपनी आई है, दे वांट टू मेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल बाइक्स। अभी इलेक्ट्रिकल बाइक्स की पॉलिसी हमने नहीं बनाई, तो ये हमारी तरफ से कोताहियां हैं। धाबे जी सिंध में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें अभी तक वो उन्होंने एक किसी और कंपनी को दिया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, दूसरी कंपनी लिटिगेशन में चलेगी, कोर्ट चली गई, अब उसकी वजह से सब चीज रुक गई है। तो ये हमारी तरफ से जो रुकावटें हैं, जो नालायकी है, जो इश्यूज हैं ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो हमारा फर्ज है हल करना। चाइना तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए, वो आ रहा है, वो आना भी चाहता है। उन्होंने $25 अरब इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपके 75,000 लोगों को जॉब भी मिल गया है। दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट अनदर 25 बिलियन। लेकिन हम भी तो अपना तरफ से कोई काम करें, हम रवायती नालायकी से काम ना लें। आप देखें ना, 2 एग्जांपल मैं देता हूँ। कैम्बोडिया छोटा सा मुल्क है, 2.5-3 करोड़ का, उधर जो सिहानुकविल में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो तो एक्सपोर्ट कर रही है, $350 मिलियन का शुरू कर दिया है। इथियोपिया जहाँ खाना जंगी हो रही है, आपने कहा ना इनसिक्योरिटी और सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं, इथियोपिया इज गोइंग टू अ सिविल वॉर, लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है चाइना की, वो एक्सपोर्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये है, वी शुड लर्न फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। बिल्कुल साहब, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की ओवरऑल पाकिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान में आपको पता है कल रात बड़ा अनफॉर्चुनेट जो 2 अटैक्स हुए, ऐसे में उसको जोड़ा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन अभी भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी बहुत सही लेकिन इस्तेमाल हो रही है। चीन के जो अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं, क्या इन मामलात को हल करने में उनसे मदद ली जा सकती है? चीन क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, चाइना के अफगान तालिबान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, और अफगान तालिबान चाइना की तरफ ही देखे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जो सिक्योरिटी का इशू है, इसमें हमारी अपनी भी चीज है, हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो अनाउंस कर दी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डू वी हैव अ काउंटर टेरर पॉलिसी? उसके लिए जो मेन इदारा था नेक्टा, नेशनल काउंटर टेरर अथॉरिटी, वो तो हमने एक्टिवेट ही नहीं किया। और पहले हम कहते थे अफगानिस्तान में एनडीएस की रॉ थी, विच इज, ये भी मैं समझता हूँ ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है, स्लीपर सेल्स है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसका हम क्या मुकाबला कर रहे हैं, क्या तोड़ ढूंढ रहे हैं? ये कभी केपी में होता है, कभी होता है बलोचिस्तान में, और ये इंक्रीजिंग हो रहा है। आपको याद है दासू का वाकया भी होता है पिछले साल, जिससे काफी डैमेज हुआ। तो ये वी शुड प्रिपेयर अ गुड स्ट्रेटेजी, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिविल एंड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, दे ऑल नीड टू कोऑर्डिनेट। तो ये हमारी तरफ से ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, मैं समझता हूँ, और ये बड़ी अनएक्सेप्टेबल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। हमने 2 डिवीजन भी खड़े किए हैं, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के, हमने सारा किया है। तो हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ है, लैक्यूना है कि द टेररिस्ट आर अहेड ऑफ अस, और वो तब तो लाहौर भी स्ट्राइक कर रही हैं बलोच वाले, और इस्लामाबाद में टीटीपी के हमले होने शुरू हो गए हैं। तो ये तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इट्स नॉट जस्ट सीपैक, ये नेशनल सिक्योरिटी का कोर इशू बन रहा है, काउंटर टेररिज्म। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात आपने उठाए और इसका जवाब जाहिर बात है हुकूमत वक्त को ही देना है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी सियासत एक दफ़ा फिर मियां नवाज शरीफ की वापसी के गिर्द घूम रही है, उनके पास ताज़ा तरीन खबर क्या है? वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत आजकल एक दफा फिर नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के गिर्द घूम रही है। हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए गुज़श्ता 2 सालों से दावे तो कर रही है, लेकिन ये दावे दावों तक ही महदूद हैं। दूसरी जानिब दिलचस्प सूरत हाल खुद नून लीग के हवाले से यह है कि नून लीग के अहम जिम्मेदारों के पास भी इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं कि मियाँ साहब कब पाकिस्तान वापस लौटेंगे। अभी 2 रोज पहले नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और डॉक्टर्स ने उनको सफर करने से सख्ती से मना कर रखा है, इसलिए वो इलाज के बाद ही पाकिस्तान लौटेंगे। लेकिन आज नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने दावा किया कि नवाज शरीफ की वापसी महीनों या हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है। आज से सिर्फ 10 रोज पहले अयाज सादिक साहब भी एक प्रोग्राम में इस यकीन का इजहार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान लौटेंगे। लेकिन दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज खुद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नमाज ने वाज़े तौर पर कहा है कि नवाज शरीफ के इलाज कराए बगैर जल्द वापसी का कोई नहीं।
नवाज शरीफ के अहल खाना और उनके डॉक्टर जिस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से इस रिपोर्ट को मुस्तरद भी किया गया और आज अटॉर्नी जनरल ने होम सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखकर नवाज शरीफ की नई रिपोर्ट और खुसूसी मेडिकल बोर्ड को फराम करने की हिदायत की है। खत में यह कहा गया है कि खुसूसी मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट का जायजा लेकर राय दे और बोर्ड की राय के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे नून लीग पंजाब के सदर राणा साहब, जो खुद भी ये कहते रहे हैं कि जब तक इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी नहीं होती, नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं आना चाहिए। राणा सनोर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नवाज शरीफ साहब की वापसी मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि अगर उनकी जिंदगी की गारंटी कोई ले तो वो उनको शाम की फ्लाइट से वापस ले आए। हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं, डॉक्टर शाल की रिपोर्ट आ गई है कि जनाब जब तक उनका इलाज नहीं होगा वो सफर करने के काबिल नहीं है। आप लोगों के खुद आपस में जो मुख्तलिफ वर्जन सामने आ जाते हैं, उसकी वजह से हुकूमत को भी पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल जाता है और कंफ्यूजन फैल जाती है कि नवाज शरीफ क्या उनकी सेहत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, क्या वो सफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज भी मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कि उनकी वापसी जो है वो हफ्तों की बात है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ पार्टी के दोस्तों का या जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उनका अपनी एक उनकी राय हो सकती है। मामले को वो अपनी नजर से या अपनी असेसमेंट से वो देख सकते हैं, लेकिन पार्टी का इस बारे में बड़ा ही दो टोक मौक़िफ़ है और पहले दिन से है कि पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट की है। बहरहाल वो पार्टी लीडर हैं तो पार्टी उनके ऊपर हुक्म तो नहीं लगा सकती, तो पार्टी ने उनसे ये कहा है कि वो अपना इलाज मुकम्मल कराए बगैर वापसी का इरादा न करें और जो उनकी तरफ से पार्टी को जो कन्वे किया गया है वो यही है कि अगर वो पार्टी के रिकमेंडेशन या फैसले के बरक्स कोई फैसला करेंगे तो वो पार्टी को इत्मीनान मिलेंगे। इसलिए इस वक्त की जो एक पार्टी पोजीशन है वो ये है कि मियां साहब अपना इलाज कराने के लिए वहाँ पे गए हैं और जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होंगे, डॉक्टर उनको अलाउ नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनका क़याम वहीं पे होगा। ठीक, अच्छा राणा साहब, एक तो अभी तक देखें एक बड़ा इतराज हुकूमत की तरफ से यही होता है कि वो गए हैं 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया लेकिन अपना इलाज अभी तक वहां पर नहीं किया, तो कब तक जो है वो वहां पे रुके रहेंगे? क्योंकि कोविड एक था लेकिन उसके बाद भी काफी सीरियस मरीजों के इलाज वगैरह जो हैं वो वहां पर शुरू हो चुके हैं, तो यही मौक़िफ़ हुकूमत का भी है कि उनकी सेहत ठीक है, वो फैक्ट्रियों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान वापसी की बात आती है तो ऐसी मेडिकल रिपोर्ट दे देते हैं जो ओपिनियन होता है डॉक्टर का, उसके साथ कोई बाकायदा लैब्स या कोई उनके टेस्ट के नमूने वगैरह भी अटैच नहीं किए जाते। देखिए, ये हुकूमत जो है ना, ये न सिर्फ एक नालायक और नाअहल लोगों का टोला ही नहीं है, ये बिल्कुल अकल के अंधे हैं। इनको ना अपने की तो समझ होती कि हमने क्या किया है, ना इनको मामले की तो समझ होती कि इस मामले में क्या होना चाहिए। मामला ये है कि यहाँ पे हुकूमत ने खुद अपने जो सरकारी हॉस्पिटल्स की जो टेस्ट रिपोर्ट्स थी या जो उनके टेस्ट थे उनके ऊपर अपने ही डॉक्टरों से राय लेके कैबिनेट में बाकायदा फैसला करके मियां साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप जो है वो बरूने मुल्क इलाज के लिए चले जाएं क्योंकि ये इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं, और साथ ये भी कि वो अपना इलाज वहाँ पे करवाएं और जब इलाज उनका मुकम्मल हो जाए तो फिर वो वापस आ जाए। अब वो वहाँ पे हुकूमत की इजाजत से, कैबिनेट के फैसले से, अदालत की अप्रूवल से वो वहाँ पे गए अपना इलाज करवाने। उस इलाज में या जाने में इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं थी ना है कि वो अपना जो मुआलिज वहाँ पे जिसका भी वो इंतखाब करे, उसका तल्लक अमेरिका से हो, उसका तल्लक यूके से हो, उसका तल्लक स्पेन से हो, जर्मन से हो, उसके वो जेरे इलाज रहें और जब तक वो मुआलिज उनका उन्हें वहाँ पे इलाज की गर्ज से रोके वो वहाँ पे अपना इलाज मुकम्मल करवाएं और जब डॉक्टर उनको इजाजत दें तो वो वापस आए। अब इसमें तो कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसे ही सुबह से उठ के शाम तक जो है सर पीटते रहते हैं और जनाब पागल हुए हैं। जो आदमी भी वज़ीर आज़म से लेके मुझसे अगर तबदील करता है वो मियां नवाज शरीफ को जो है वो शुरू हो जाता है, मियां नवाज शरीफ चले गए, मियां नवाज शरीफ आ नहीं रहे, मियां नवाज शरीफ जा नहीं रहे।
یعنی ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید پاگل ہی نہ ہو جائیں کہیں. اچھا ران صاحب اس کا ایک حل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک حل ہو سکتا ہے کہ برطانیہ میں ہی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کا ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا جائے. کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہوگی, مطلب حکومت کی ریکمنڈیشن پہ؟ نہیں, کیوں حل کی کیا حل کی کیوں ضرورت ہے؟ حل کی تو بھائی ایک اگر میں مریض ہوں, اللہ تعالیٰ سب کچھ شفا دے, سب کچھ صحت دے, کسی کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو, لیکن چلیں اگر آپ کو مجھے اگر کوئی معاملہ لاحق ہے اور ہم اپنی چوائس کا جو ہے وہ ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہے ہیں, اس میں حل والی کون سی بات ہے؟ اس میں کون سے حل کی ضرورت ہے؟ وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کروا رہے ہیں. گورنمنٹ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ گورنمنٹ کو اگر پرابلم تھا تو نہ جانے دیتے یہ. جب گورنمنٹ نے ان کو باقاعدہ اجازت دی ہے کہ یہ آپ جائیں اپنا علاج کروائیں, اور جب علاج آپ کا مکمل ہو جائے تو واپس آئیں. ٹھیک, لیکن ران صاحب عدالت کو مطمئن بھی کرنا ہے نا, آپ کے خیال میں کیا عدالت اس سے مطمئن ہو جائے گی جو ڈاکٹر شال کی عدالت کو مطمئن کرنا؟ عدالت کا اطمینان کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آپ جو کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو اجازت دی, اس میں لکھا ہے کہ فلاں عدالت جو ہے اس کو مطمئن کریں, اور جب تک وہ عدالت اطمینان میں رہے اس وقت تک یہ اپنا علاج کروائیں, اور جیسے ہی اطمینان ختم ہو تو یہ واپس آ جائیں. ہے اس فیصلے میں کہیں لکھا ہوا؟ ٹھیک, چلیں رانا ثناء اللہ صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے, خدا حافظ.